नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग। आज अपन एक स्पेशल चर्चा करने वाले हैं और ये स्पेशल बातचीत होगी। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं आरपीएससी के अंदर और उस इंटरव्यू के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं, पूछते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। कईयों को कुछ बताने वाले मिल जाते हैं, कईयों को नहीं मिलते हैं। तो क्यों ना आज आपको वहां की जो रूबरू स्थिति है, अभी हाल ही में किस प्रकार के इंटरव्यू चल रहे हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा आपको बताएंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर नीलम। डॉक्टर नीलम है, उनको आप जानते हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए मैडम है। ये मेरे लिए नीलम है, वो स्टूडेंट है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का इनका इंटरव्यू हुआ है, तो वो इंटरव्यू कैसा रहा है, तो डॉक्टर नीलम है वो आपको पूरा का पूरा विस्तार से बताएंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन का बोर्ड था, क्या पैटर्न रह रहा है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका अच्छा हुआ इंटरव्यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बच्चों, और गुड मॉर्निंग मेरे और साथियों जो अभी इंटरव्यू देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग जैसे एक दिन पहले गए थे और सब लोगों को एक दिन पहले चला ही जाना चाहिए जिनका भी मॉर्निंग शिफ्ट में है। तो उससे क्या थोड़ा बॉडी और माइंड आपका रिलैक्स हो जाता है, आपको स्ट्रेस नहीं होता। आप उसी दिन जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक कंडीशन हो जाती है सर उस दिन जाने से। तो आपको एक दिन जाना है, आप नियर बाई कोई भी जो आपके कोई जानने वाले हों उनके यहाँ रुक सकते हो। अगर आपका ऐसा कोई नहीं है अजमेर में तो आप आरपीएससी के नियर बाई कोई होटल में रुक सकते हो, जैसा कि मैं होटल में रुकी थी आरपीएससी के पास में ही। और सर सुबह मैं आराम से उठी, कोई मतलब उस दिन ऐसा नहीं था कि मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि यार उसका कोई शेड्यूल नहीं होता कि आप क्या पढ़ोगे और कहाँ से पूछा जाएगा। तो बिल्कुल भी मैं आराम से उठी, नहाई धोई, आपको आराम से अपना ड्रेसअप होना है, नाश्ता करके जाना है, पूरा प्रॉपर अच्छे से रिलैक्स होके। फिर मैं 8:45 एंट्री कर गई थी सर आरपीएससी में। तो मेरे फादर और अंकल और ब्रदर वगैरह जो मेरे साथ गए थे वो अंदर तक गए। तो फिर उनको बोल दिया गया कि नहीं में था आपका? सर फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा, सुबह मॉर्निंग वाली में 8:45 बजे वाली में। तो उनसे कहा गया कि आप नहीं रह सकते हो यहाँ पर, केवल कैंडिडेट रुकेंगे। तो फिर वो लोग बाहर आ गए। फिर हम लोगों को शुरू में भेजा गया, एक बाहरी चैम्बर था जहाँ एक सर और एक मैम बैठे हुए थे। उन्होंने हमारा फ़ोन लिया और पर्स वहाँ पे जमा कर लिया और हमारी आईडी और जो था क्या बोलते हैं इंटरव्यू लेटर, वो चेक किया कि हाँ यही कैंडिडेट है कि नहीं, और 2 फोटो उनके पास हैं कि नहीं, वो सारा उन्होंने चेक किया। वहाँ से एकदम से रिलैक्स होके फिर आपको लाइब्रेरी में ऊपर भेज दिया गया। हमारा 61 रूम नंबर था, वहाँ पे हमें भेज दिया गया। फिर सबसे पहले हुई हमारी बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक में सर मेरा क्या था, मेरे कैंसर के टाइम पे बाल छोटे हैं आधार कार्ड में और उसमें, तो उनको मैच नहीं हो रहा था कि है ना आप तो हो ही नहीं ये, और आप ऐसे करोगे तो हम अभी पुलिस बुला लेंगे, और ऐसा करके मेरे को थोड़ा डरा भी रहे थे कि कहीं अलग कैंडिडेट तो नहीं है। तो मैंने कहा सर नहीं, आप आराम से चेक करें, और मेरा अपडेटेड ही है ये, मतलब विद इन कैसा 1 साल पहले का ही है, वो जब बाल नहीं थे, आपकी कोचिंग ज्वाइन की थी तो छोटे बाल थे। तो फिर मैंने कहा सर आप क्रॉस चेक कर लें। तो उन्होंने मेरा कंप्यूटर पे डाल के वो पूरा चेक किया। फिर बोले कि इस तो पासवर्ड लॉक है। मैंने कहा सर मैं पासवर्ड बता देती हूँ। मैंने उनको पासवर्ड बताया, देन वो कंफर्म हो गए कि इन्हीं का आधार कार्ड है। फिर मेरा जो कॉल लेटर था उसमें तो बिल्कुल ही बाल नहीं है। तो बोले कि ये तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल फोटो है आपकी, और अभी आपकी ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने किसी और को बुलाया। मेरा सर 5 बार बायोमेट्रिक किया उन्होंने, पूरा हाथों का 5 पहले नॉर्मली एक थंब का करते हैं, लेकिन वो पूरा देख के आइज वाइज मैच करके पूरा करके जब उनको खुद को तसल्ली हो गई, देन फिर कि ठीक है चलो ओके है। फिर हम मेरा वहाँ से जाने के बाद बायोमेट्रिक होने के बाद हमें बाहर लाइब्रेरी में बिठा दिया। एक तरफ आरएस वालों का चल रहा था, आरएस वाले बैठे थे, एबीएसटी वाले बैठे थे, और एक तरफ बॉटनी वाले थे। एक शिफ्ट में सर 9 स्टूडेंट्स को ले रहे हैं वो, तो 9 स्टूडेंट थे। तो ऐसे करके मेरा 7 सीरियल नंबर था। तो बैठे तो वहीं से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसी हिसाब से सीरियल बाय सीरियल चल रहा था। तो मतलब वो तो बहुत पोलाइट लोग थे, 3 लोग थे जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे, आराम से एक एक डॉक्यूमेंट देख के। मैं एक बार इंटरव्यू करूंगा, हालांकि पोलाइट वो भी थे। यहाँ पे एक चीज सबसे बड़ी सीखने वाली है कि देखो ऐसी स्थिति में हो सकता है आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं, आप ईमानदार हो तो आराम से ठीक है चेक कीजिए ना। वो बोले पुलिस को बुलाएंगे, तो पुलिस का क्या है, जनरली अपने इंडिया के अंदर वो एक डर सा रहता है। बुलाओ, पुलिस वाले आदमी तो है वहां पे, इंसानियत बैठते हैं, बुला लीजिए। आप अंदर से ईमानदार हो तो घबराना नहीं है, आराम से बोलो कि अच्छे से चेक कर लो आप। हाँ, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा सर आप 5 बार करो 10 बार करो, मैं यही बैठी हूँ, आप आराम से जब सेटिस्फाइड हो जाओ मेरे डॉक्यूमेंट से तभी मुझे आगे वो भेजना। तो उन्होंने कहा ठीक है।
तो फिर वो पासवर्ड लॉक था मेरा आधार कार्ड, तो उनको ये रहा कि भाई आपका पासवर्ड लॉक है, तो मैंने कहा सर मैं पासवर्ड बता देती हूँ। फिर मैंने पासवर्ड बताया, उन्होंने खोल के देखा तो दैट वो सेटिस्फाई हो गए। फिर उसके बाद ये कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते चले गए, तो वहाँ ज्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं कि डॉक्यूमेंट्स हमारे वेरीफाई हो रहे थे। तो मेरा नंबर आया था, तब तक वो आगे से फिर भेजने लग गए थे 2-2 के जोड़े से। और वहां सर क्या हो रहा है, पहले पूरा डिटेल जाता था बच्चे का कि यहाँ से है, ये इनका नाम है, ये रोल नंबर है, और ये पूरा इन्होंने यहाँ से एमएससी करी है, यहाँ से बीएससी करी है, पीएचडी यहाँ से करी है। अभी कुछ भी नहीं जा रहा है, केवल इतना सा पेज जाता है जिसमें बस आपका 10th इस ईयर का है फर्स्ट डिवीजन, 12th इस ईयर का है फर्स्ट डिवीजन, या जो भी आपका डिवीजन है, और एमएससी बीएससी जो भी नेट वगैरह जो है बस क्वालिफिकेशन और ईयर, उसमें परसेंटेज भी नहीं, केवल फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन। नाम भी नहीं जाता, ना कोई रोल नंबर जाता है, मतलब कुछ भी नहीं जाता। उनको इंटरव्यूअर को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो वहां पर जाएगी, इतनी सी चिट बनी हुई। और आपका कोई अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी जाएगा, जॉब का कोई एक्सपीरियंस है या वो है तो वो पूरा वो लिख के दे देते हैं। ये मैं छोटा सा इंटरव्यू करूंगा, ये जो प्रोविजन नीलम बता रहे हैं, ये एमएल कुमाउत सर थे, उस समय आरपीसी के चेयरमैन थे 2012 के आसपास। उन्होंने ये प्रोविजन किया था कि बच्चों के साथ में जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो सकता है वहां पे इंटरव्यूअर आपका बैठा है, उसका और आपकी जाति सेम मिल जाए या अलग जाति का हो, तो आपके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, इसलिए उनका नाम भी नहीं जाता है, सरनेम नहीं जाता है, उनके पास केवल रोल नंबर और उनकी क्वालिफिकेशन। अब रोल नंबर भी नहीं जा रहा, रोल नंबर भी नहीं जा रहा। हाँ, केवल आपकी क्वालिफिकेशंस ही जा रही हैं, रोल नंबर भी नहीं है। जो भी वो कोड रखते होंगे खुद का, वो कोड होगा। हाँ, वो बस केवल वो जा रहा है। फिर हमें धीरे धीरे हमारा नंबर आया, फिर वहाँ नीचे रोल नंबर साइड मेरे हिसाब से कटारा से बताई थी ये बात, उसके बाद जो भी रहा होगा उनका। फिर हमें वहां पर बुलाया गया, तो जो मेरा चल रहा था सबसे लास्ट में बॉटनी का था, इधर एबीएसटी और आरएस के चल रहे थे। तो फिर हम वहाँ बाहर बैठे हुए थे, तो एक एक से जा रहे थे लोग, और बाहर वहाँ रेड लट्टू जलता रहता, जैसे वो ऑपरेशन थिएटर में रहता है ना, उस टाइप से कि कब तक इंटरव्यू चलेगा, तो वो रेड लाइट जलती रहती है। फिर वो था, फिर उसके बाद हम बाहर बैठे, तो तब थोड़ा सा मेरे को है ना ऐसे होने लगा कि एंजाइटी है। उस टाइम सर शुरू से नहीं हो रही थी, बिल्कुल मैं सबको चिल कर रही थी, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा ऐसे होने लग गया कि अब मतलब अपना आने वाला है, नेचुरल है। हाँ, सबको हो रही थी वो, वहां पे जो 2-3 बार भी दे रहे थे ना, उनको भी हल्का फुल्का हो ही रही थी। तो फिर ऐसे बातें करके हम लोग आपस में थोड़ा उस एंजाइटी को कम कर रहे थे। फिर मैंने उनको चाय के लिए बोला, फिर पियोन चाय लेके आ गए, फिर हमने चाय पी आराम से, फिर मैं अंदर एंटर की। तो सर मेरे माइंड में ये माइंडसेट था पहले से ही कि जाएंगे, आपसे 2 मिनट बातें करेंगे, आपको रिलैक्स करेंगे, देन फिर वो आपका इंटरव्यू लेना स्टार्ट करेंगे, और वो जो मेंबर होंगे वही इंटरव्यू से स्टार्ट करेंगे, और इस टाइप से रहेगा। तब तक अपन थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, जो भी एंजाइटी हो रही है, फिर अपन बोर्ड वगैरह पे अच्छे से काम कर सकते हैं। पर सर मुझे बिल्कुल भी मतलब होता है ना कि बिल्कुल अपोजिट हुआ मेरे साथ में, मुझे संभलने का ही मौका नहीं दिया उन्होंने। एकदम से मैं गई, मैंने बोला मे आई कम इन सर, और बोले आ जाओ। तो वो पियोन भी साथ ही था, तो और वो सर भी मतलब मैम एक वॉशरूम गए हुए थे, और ऐसा उनका भी ऐसा ही चल रहा था कि वो उथल पुथल में थे। हाँ, उनके लिए नॉर्मल है, और हमारे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो मैं गई, बैठी, मैंने सबको नमस्ते किया, क्योंकि आफ्टरनून में था तो गुड मॉर्निंग और वो गुड आफ्टरनून थोड़ा सा ग्रीटिंग में अच्छा नहीं लगता, तो मैंने नमस्ते ही किया सबको। तो मैंने नमस्ते किया, बोले बैठो। मैं जस्ट ऐसे बैठी, इतने में आपने अभी पीएचडी किया है? मैंने कहा यस सर। बोर्ड किसका था? बोर्ड था विश्व सर का। विश्व सर का, हाँ। वो मुझे बाद में पता चला, जब मैं इंटरव्यू दे के निकल गई थी, फिर मैंने फोटो मैच की तो तब मुझे पता चला। फिर गए तो उन्होंने जस्ट जाते ही मेरे से बोला कि आपने का इंटरव्यू टॉपिक वो बताओ, क्या बोलते हैं उसका, पीएचडी का टॉपिक। तो मैंने बताया कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन विट्रो कल्चर। तो फिर इतना ही बोला थी मैं, थोड़ा सा टॉपिक बोली, बोले नहीं बताओ नहीं, आप बोर्ड पे लिख के बताओ। मेरे को हैंड टू हैंड बोर्ड पे भेज दिया, सीधा बोर्ड पे। तो फिर मैंने बोर्ड पे पूरा वो टॉपिक लिखा अच्छे से। तो फिर मैंने जो मेरा स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस था उसको मैंने अंडरलाइन किया। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने इसको अंडरलाइन क्यों किया है? मैंने कहा सर जो भी बॉटनिकल नेम होते हैं उसमें हम अगर हैंड रिटन लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं, और अगर वो टाइपिस्ट से लिखा है, टाइपिंग की हुई है, तो उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। बोले अच्छा। फिर उन्होंने वहां से मेरे से स्पाइरुलिना से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली, बेसिक क्वेश्चन वहां से स्टार्ट कर दिए। 3-4 क्वेश्चन वहां से पूछ लिए।
तो सर मेरे क्या पीएचडी टॉपिक में इन विट्रो जो था उसको इटैलिक लिखा हुआ नहीं था। तो वैसे उसको इटैलिक में लिखते हैं है ना नॉर्मली, तो मैंने वो इटैलिक नहीं लिखा क्योंकि वो मेरे उसमें लिखा हुआ नहीं है। तो मैम जो थे मेरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उन्होंने कहा कि आपने इन विट्रो को क्यों नहीं अंडरलाइन किया, क्योंकि वो भी इटैलिक में लिखा जाता है। तो मैंने कहा मैम वो मेरे पीएचडी टॉपिक में अंडरलाइन नहीं है, मतलब वो इटैलिक नहीं लिखा हुआ इसलिए मैंने नहीं किया। कि आपको पता तो है कि इसको करते हैं? मैंने कहा जी मैम मुझे पता है। तो फिर बोले अच्छा ठीक है। फिर मैं जस्ट वो बोले रफ कर दो इसको, फिर मैंने रफ कर दिया। फिर उसके बाद बोले कि ठीक है आप कुछ तैयार करके लाए हो टॉपिक? मैंने कहा जी सर। ठीक है पढ़ाना स्टार्ट करो। तो मतलब मौका ही नहीं दिया कुछ भी, हाँ बिल्कुल फॉर्मेलिटीज कुछ नहीं, सीधा चल रहा है ना। फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट की। तो मैंने टिश्यू से स्टार्ट किया। मैंने पहले से थोड़ा सेल के बारे में बताया भूमिका बनाने के लिए, फिर मैंने टिश्यू स्टार्ट किया। तो मैंने 2 लाइन लिखती, इतने में तो उनके 2-3 क्वेश्चन आ जाते, रोक देते वो मेरे को वहीं। फिर मैं थोड़ा सा आगे पढ़ाती, फिर रोक देते। तो मैंने पूरा ऐसे फ्लो चार्ट बना के उसी में उनके 10 क्वेश्चन आ गए थे, मतलब है ना। मैं एक शब्द लिखती, इसको यही क्यों कहा है, इसको ऐसे क्यों है। तो मतलब जैसे अपने सब्जेक्ट में आता है, जैसे मैंने मेरिस्टेम लिखा तो मेरिस्टेम का मतलब क्या है। मैंने ग्रुप ऑफ सेल्स लिखा तो क्या सारे ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू है ना, इसका मतलब क्या है। तो मतलब उनका वो पूरा एक शब्द पर उनके क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैं सारा बताता हुआ चली गई कि और सर मुझे क्लासेस का बहुत ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ाने में डरी नहीं और बहुत अच्छे से मैंने बोर्ड का पूरा फ्लो चार्ट वगैरह बनाया अच्छे से। तो देन फिर उसके बाद उनके क्वेश्चन स्टार्ट हुए तो मेरा बोर्ड पूरा भर चुका था। तो मैंने उसको रब करने के लिए डस्टर उठाया कि आगे पढ़ाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं अब आप मतलब बताओ, केवल बोल के बता दो। तो फिर वो मैंने पूरा बोल के उनको सीधा बोर्ड पे खड़ी थी मैं इतनी देर, और वो पूरा उनको बोल के कम से कम 12 मिनट बोर्ड चला था मेरा। तो ये फिर मतलब आप सुन सकते हो, जनरली कहा जाता है 1 या 2 मिनट पढ़वाया जाता है। 12 तो 10-12 मिनट तो आराम से रूल रेगुलेशन है। हाँ तो मतलब आप हर चीज के लिए आपको रेडी रहना है कि आप किसी का यूं नहीं समझ सकते कि यहाँ से आप तैयार करके जा रहे हो। तो मतलब क्योंकि मैंने सर जितने भी मेरे और फ्रेंड सर्कल में दोस्त मेरे इंटरव्यू दे के आए, तो मैंने उनके हिसाब से सारा बेसिक तो खुद का पढ़ाई था। कि कोई मेरे से कह रहा है कि आपको थार डेजर्ट के प्लांट्स पूछ रहे हैं, वो मैंने रेडी कर लिए। मेडिसिनल प्लांट रेडी कर लिए, क्रिटिकल डेंजर रेडी कर लिए, एंडेंजर्ड। कोई रामसर साइड के बारे में पूछा, वो सारी मतलब सबका मैंने वो देख के वो सब रेडी किया। लेकिन मुझे उसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया, मतलब मुझे इतना सा किसी चीज का बेनिफिट नहीं हुआ। किसी ने कहा कि घर में उगने वाले प्लांट्स के और मेडिसिनल प्लांट के पूछ रहे हैं, वो सब फोटो खींच के रेडी कर लिए। आरपीएससी के प्लांट्स पूछ रहे हैं, तो मैं शाम को जिस दिन गई थी उस दिन आरपीएससी जाके एक का फोटो खींच के उन सबके बॉटनी कर नेम यूजेस वगैरह सब, मतलब मैंने मेरी तरफ से पूरा होमवर्क करके गई थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल भी, मतलब लेकिन ये भी अच्छी बात है। हाँ, पढ़ के जाते हो, पूछो मत, उससे कॉन्फिडेंस रहता है अपने सब चीजें तैयार है। तो मतलब ये था कि फिर मैं जैसे फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप आके रब करके उसको सीट पे बैठ जाओ। सर वहां क्या था, मेरे जैसे मैं बोर्ड स्टार्ट की थी तो डेट ऑलरेडी लिखी हुई थी। तो मैंने वो डेट हटाई नहीं, है ना। मैंने कहा पहले मैंने रब नहीं किया क्योंकि वो लिखी हुई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो लिख रही है। नहीं तो अगर आपके में डेट नहीं लिखी मिलती है तो आपको डेट भी मेंशन करनी होती है। तो मैंने सीधे अपना टॉपिक ही पढ़ाया था। फिर उसके बाद में जैसे बैठी तो फिर उनका मेरा जो मोस्टली इंटरव्यू था सर वो पीएचडी बेस्ड था। मैं मुझसे पीएचडी के बारे में ही पूछा। तो फिर मैम ने जैसे मुझसे पूछा कि आपने स्पाइरुलिना ही क्यों चुना, तो मैंने उनका बताया कि इसके ये न्यूट्रास्यूटिकल इंपॉर्टेंट हैं, ये इसकी वैल्यूज है, इसमें प्रोटीन रिच होता है, इसके बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंट्स हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन, मतलब सारा उनको बताया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये सब है तो अभी बताओ इसका रिसेंट यूज क्यों हो रहा है, इतना क्यों इसको मतलब अहमियत दी जा रही है ना। तो मैंने कहा मैम इसको है ना अभी स्पेस फूड की तरह भी यूज लिया जा रहा है। तो बोले कि कैसे, कि मैंने कहा पहले क्लोरेला को ही केवल स्पेस फूड के लिए यूज लेते थे, अभी स्पाइरुलिना को भी ले रहे हैं। बोले यही तो मैं सुनना चाह रही थी इतनी देर से। मतलब उनका बस था कि कभी ये स्पेस फूड बोले, मतलब वो एक वर्ड के ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि उनको वही सुनना होता है। जो स्टूडेंट से पूछता है उसके जो दिमाग में है बस वो वर्ड बोल दो। तो फिर मैंने जैसे ही स्पेस फूड बोला ना एकदम से वो खुश हो गई कि हाँ यही सुनना चाह रही थी मैं। तो फिर बोले कि अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि बताओ क्या क्या यूज है स्पाइरुलिना के। मैंने बहुत सारे यूज बताए, आपने इसका कैसे कैसे कल्टीवेशन किया वो मैंने उनको पूरा बताया कि मैंने 4 अलग अलग मीडिया लिए, वो सारा लिया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा
आप बताओ एरिडोफाइट्स होते हैं जो एरिड में यानी रेगिस्तान में मिलते हैं, उनमें किस टाइप का टिश्यू मिलता है। तो वो मैंने उनको बताया कि है ना उनमें लेटेक्स वाला लेटेक्स होता है, स्पेसिफिक टिश्यू होता है, और एक अपना जो मतलब म्यूसिलेज जिससे बनता है, जैसे अपने एलोवेरा वगैरह में जो म्यूकस होता है उसके लिए मतलब पैरेन्काइमा होता है। तो ऐसे करके मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई। और जब मैं बोर्ड पर पढ़ा रही थी तब भी उन्होंने, जैसे मैं एक शब्द बोलती थी ना कि जैसे मैंने बोला कि है ना रूट एपिकल है वो सब टर्मिनल होता है, इसको सब टर्मिनल क्यों कहते हैं, आपने इसको सब टर्मिनल कैसे कह दिया। फिर जब मेरा पूरा टॉपिक पढ़ चुका था तो आप हमें कोई अच्छा सा टिश्यू का डायग्राम बना के बताओ। फिर मैंने 3 बार मतलब मेरे को बोर्ड पर वो किया, फिर मैंने टिश्यू का डायग्राम बना के बताया, कोलेनकाइमा का डायग्राम बनाया, फिर बोले हाँ ठीक है ऐसे करके। तो मतलब मेरा बोर्ड काफी ज्यादा रहा था। फिर उन्होंने मतलब 15-20 क्वेश्चन मेरे से लगातार, फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम लिया था अपने रिसर्च में। मैंने कहा जी मैम किस थ्योरी पे काम करता है, तो मैंने वो पूरा उनको बताया कि बी एल लैम्बर्ट लॉ पे काम करता है, बी एल लैम्बर्ट लॉ को समझाओ। तो मतलब पूरा इस टाइप से क्वेश्चन पे क्वेश्चन बहुत बारीकी से, मतलब अगर आपने एक शब्द भी गलत बोल देंगे तो आप वहीं मतलब वो उस टॉपिक को छोड़ देंगे और नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ जाएंगे। लेकिन अब मैं कंटिन्यूसली अपने रिसर्च के बारे में, क्योंकि हमने 5-6 साल उस पर काम किया होता है, तो उसको आराम से दे पा रही थी आंसर। फिर दूसरे मतलब 15-20 क्वेश्चन मैम ने पूछे बोर्ड के अलावा, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी मैम को प्रेफर कर दिया। बीच में फिर है ना उन सर ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जो चेयरमैन सर थे कि अच्छा आपको ये सब तो नॉलेज है, आप ये बताओ मुझे एनईपी क्या है, और अभी कॉलेज एजुकेशन में एनईपी का क्या है और स्कूल एजुकेशन में क्या है। फिर मैंने सर स्टार्ट मैंने कमेटी से किया, तो बोले नहीं कमेटी के बारे में बताओ, ग्राउंड लेवल पर क्या वर्क हो रहा है वो बताओ। तो मैंने बताया कि सर अभी सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है, पहले बीएससी में एनुअल होता था, हमारे टाइम पर भी एनुअल था, अभी सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है। पहले केवल एमएससी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर था, अभी सब जगह सेमेस्टर कर दिया है। तो वो सब बताया। फिर बोले, मैंने कहा सर ग्रेडिंग कर दी है, मतलब क्रेडिट्स आपके ऐड होते जाते हैं, अगर बीच में किसी बच्चे को किसी भी वजह से अपनी एजुकेशन ड्रॉप करनी पड़ती है तो आगे वो कंटिन्यू करेंगे तो वो आपके क्रेडिट्स ऐड होते जाएंगे। बोले अच्छा। फिर मैम बोले दूसरे कि है ना अच्छा बताओ ये तो कॉलेज का हो गया है ना, मैं 2 ही पॉइंट बोली थी इतने में, बोले ये तो कॉलेज का हो गया, स्कूल में क्या किया। फिर मैंने बोला मैम स्कूल में एक तो प्राइमरी से लेके 5वीं क्लास तक मदर भाषा में आपका वो होना चाहिए, और क्या बोलते जो पहले व्यवस्था थी कि 10+2+3+2 जो थी, अब उसको 10+2+4+ ऐसे कर दिया है, 2 कर दिया है। तो बोले 4 का क्या मतलब है इसमें, मैंने कहा बीएड और बीए साथ में वो इंक्लूड कर दिए। तो ठीक है वो था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एल्गी के बारे में पूछना स्टार्ट किया कि एल्गी का क्लासिफिकेशन किस किस ने दिया। सब्जेक्ट से बाहर तो केवल एक ही क्वेश्चन पूछा है? नहीं बहुत सारे पूछे बीच बीच में, मतलब बीच बीच में पूछे। हाँ फिर बीच में उन्होंने पूछा मेरे से कि अच्छा आप जंतर मंतर के बारे में कुछ जानते हो मैम, मतलब उनके बहुत सारे जब क्वेश्चन आ गए थे तो वो विश्व सर बीच बीच में है ना, बीच बीच में इंटरप्ट करते थे, अच्छा इनका हो गया मेरा बताओ आप, है ना ऐसे करके। मैं बता देता हूँ नीलम का सब्जेक्ट है वो बोटनी है, ठीक है ना, जो अदर जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट देख रहे हैं तो बोटनी सब्जेक्ट है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो तो बोटनी सब्जेक्ट के रहेंगे। लेकिन कॉमन जो चेयरमैन जो उस पूरा बोर्ड होता है उसके हेड बैठते हैं, जो आरपीएससी का कोई मेंबर होता है वो उसका हेड होता है, बाकी के एक्सपर्ट बाहर से आते हैं। हाँ। तो वो बीच में कॉमन वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा जंतर मंतर के बारे में बताओ, तो फिर मैंने बताया कि जंतर मंतर जयपुर में स्थित है राजस्थान में, और है ना उनका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। तो फिर बोले कि अच्छा तो आप मुझे बताओ कि जंतर मंतर का कोई उपकरण आपको याद है क्या, कि वहां पर कौन कौन से उपकरण रखे हुए हैं। तो मैंने कहा सर मुझे एग्जैक्ट उपकरण तो याद नहीं है, लेकिन है ना मुझे ये पता है वहां पर एक घड़ी है जो कि 0.2 सेकेंड तक का एग्जैक्ट टाइम बताती है। बोले वो किस बेसिस पे चलते हैं वहां के उपकरण, तो मैंने कहा सर वो ग्रहों की गति के आधार पर होते हैं, और जो खगोल शास्त्र के विद्वान है वो शायद वहां पर पता कर सकते हैं, हम लोग जाएं तो हमें तो समझ में भी नहीं आते। तो बोले अच्छा ऐसा है। तो बोले कि अच्छा ये बताओ कि जब वो इतने बड़े विद्वान थे, जब इतने बड़े खगोल शास्त्री थे वो थे, तो उनको अलग से खगोल विज्ञान में पढ़ा क्यों नहीं जाता है। ये बोले मेरे को। मैंने कहा सर मैंने खगोल विज्ञान तो पढ़ी नहीं है, और सर लेकिन मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें हम पढ़ते हैं सवाई जय सिंह को, उनकी और भी उपलब्धियां हैं और इनमें से जंतर मंतर भी एक उपलब्धि है, तो उसको भी हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो फिर बोले कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम याद आ रहा हो। मैंने कहा सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बोले अच्छा।
फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से थोड़ी देर बाद पूछा कि आपको एक लोक देवता का नाम बताओ। उन्होंने मुझसे एक पूछा, मैंने 5 बता दिए। फिर उन्होंने कहा मैंने आपसे पूछा तो एक था। मैंने कहा सॉरी सर, मैंने मुझे एक सुनाई नहीं दिया था, मैंने लोक देवता सुना तो वो मैंने बोल दिया। तो फिर आपको ध्यान रखना चाहिए, तो मैंने कहा सॉरी सर, है ना। तो वो था। तो और फिर उन्होंने बीच बीच में जैसे सब्जेक्ट से भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, तो वो भी वो बीच बीच में पूछ रहे थे कि अच्छा इसका मुझे मतलब बताओ, इसका मुझे मतलब बताओ। तो मतलब मुझे लगता है मेरा 30-35 मिनट चला, तो वो तीनों का बराबर का इंटरेक्शन रहा था। फिर उसके बाद हाँ, सबसे पहले मुझे एक बात बताना भूल गई थी। जैसे मैं बोर्ड से आके बैठी थी ना, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप बताएं क्या पढ़ के आए हैं। तो मैंने कहा सर अभी रिसेंट हमारा एग्जाम हुआ है 15 दिसंबर को, तो मेरा पूरा ही सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आप मेरे से कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो फिर मेरे को बोलते हैं कि अच्छा आपका जीके क्लियर हो रहा है। तो अच्छा। मैंने कहा जी सर क्लियर हो रहा है। हाँ। तो फिर बोलते हैं कि मैम दूसरी मैम को बोलते हैं बच्चों का क्लियर नहीं हो रहा है जीके। मुझे हंसी आ गई ना। फिर ऐसा करके तो बोले कि जीके क्लियर नहीं हो रहा है बच्चों का। फिर बोलते हैं कि जीके की तो आंसर की आई है, अभी तुम्हारे सब्जेक्ट की थोड़ी आई है। मैंने कहा सर सब्जेक्ट की भी आ गई, कि सब्जेक्ट भी क्लियर हो रहे हैं। मैंने कहा जी सर। बोले बहुत गुड, बहुत अच्छा ऐसे करके। तो ये मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था। देन फिर वो क्वेश्चन आंसर थे, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कि आप है ना एक टॉपिक बता रहे हो तो वो ऐसे नहीं कि आपको बता के छोड़ दिया, वो वहाँ से पूछते जा रहे हैं, वो लाइन पे लाइन कड़ी खुलती जा रही है इस टाइप से। तो सर इस टाइप का मेरा इंटरव्यू रहा था। तो आपका 35 मिनट का इंटरव्यू था। अब जो बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, रेगुलर इंटरव्यू चल रहे हैं आपके के अंदर, अलग अलग सब्जेक्टों के चल रहे हैं, आप उनको ऐसा क्या बताओगे कि मेरे इंटरव्यू का जो कंक्लूजन ये है कि भाई आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, देखो, और ये चीजें आप वो चीज बताओ। मैं ये बताना चाहूंगी कि पहले तो आप माइंड सेट करके ना जाएं, है ना, जैसा कि मेरे साथ रहा है ना। मैं माइंड सेट करके गई थी कि बिठाएंगे, रिलैक्स करेंगे, देन आपसे पूछेंगे, फिर आपको बोर्ड पर भेजेंगे, है ना। जाते हाँ, हो सकती है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर होके जाएं कि आपको कोई भी कंडीशन दी जा सकती है, तो आपको घबराना नहीं है, और जैसा जैसा वो बोलते जाएं वैसा वैसा करते जाओ। और आपको नहीं आ रहा है तो आप पोलाइटली सॉरी बोल दो कि सॉरी सर मैं नहीं करके आई हूँ इस बारे में प्रिपेयर, क्योंकि वो आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहे, वो आपकी सिचुएशन चेक कर रहे हैं कि आपको एकदम से किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि आप पहले से माइंड सेट करके ना जाएं, रिलैक्स रहें, बिल्कुल जैसा जैसा वो बोलते जाएं वैसा वैसा करें। और हमारे अंदर फियर ज्यादा है सर, इंटरव्यू वाले नहीं चाहते कि बच्चा आंसर नहीं दे, वो चाहते हैं कि बच्चा आंसर दे और उनसे अच्छे से पूछा जाए, वो सारी चीजें, वो अपना पूरा नॉलेज यहाँ पे हमें दिखाए। पर हम डरे होते हैं, हमें लगता है पता नहीं इंटरव्यू कैसा होगा क्या होगा, तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। बाकी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते रहें। और पीएचडी अगर आपका किया हुआ है तो पीएचडी के टॉपिक्स को भी अच्छे से पूछ के जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि इंटरव्यू आपके पीएचडी पर चलने वाला है या आपके सब्जेक्ट पे चलने वाला है। और सब्जेक्ट के बेसिक्स तो सब लोग ही पढ़ के जाएं, क्योंकि मेनली वो सर बेसिक से ही पूछते हैं, और उनके पास सिलेबस भी है। तो जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारे सिलेबस में है सर, तो उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन था तो वो मेरे को वहीं से पूछा। फिर मैंने खूब बताया, एसडीएस पेज किया है मैंने, ये किया, इतने सारे थे वो हमारे सिलेबस में। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मैंने रिसर्च में किए लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं थे, तो उन्होंने मुझसे वहां से क्वेश्चन नहीं किया। जो एसडीएस पेज हमारे सिलेबस में था, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री थी, उन्होंने दोनों मैम ने मुझे वहीं से क्वेश्चन किए। तो जो हमारे सिलेबस में है वहीं से वो पूछेंगे, और सिलेबस को थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक का एक एक दो दो तीन तीन लाइन आप देख के जाएं कि इसमें ये है, इसमें ये है। और इंटरव्यू का कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कैसे रन करने वाला है ना। तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। मैं जैसे कि मेरे पुराने वाले सारे दोस्तों से सुन के उनके अकॉर्डिंग तैयार करके गई, वैसा ही करके गई। तो आपको उस सिचुएशन में नहीं जाना है, जैसी भी आपको सिचुएशन में तैयार रहना है कि जैसा भी होगा हम अपना बेस्ट करके आएंगे। तो यही है, आप सबके लिए बेस्ट विशेज, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना है और घबराना नहीं है। वो जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपने को ढालते हुए धीरे धीरे, मतलब आपको उसमें ढल जाना है 2-3 मिनट के बाद, मतलब बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाओगे। जैसे बोर्ड पर भी देते हैं ना, हो सकता है पहले 1-2 लाइन में आपका हाथ कप आए, तो उससे बिल्कुल नर्वस नहीं होना, रुकना नहीं है आपको। और जो भी आपको आंसर आए, जैसा टूटा फूटा, जैसे मेरे को 1-2 क्वेश्चन के सर आंसर कंफर्म याद नहीं थे, तो मैंने मैम को यही बोला, मैम मुझे कंफर्म तो याद नहीं है, मेरे हिसाब से ये हो सकता है। तो फिर उन्होंने कहा ओके ओके ठीक है ना।
तो अगर आपको बिल्कुल ही उसका अता पता ही नहीं है तो आप सॉरी बोल दो, और आपको थोड़ा सा भी याद है तो आप कह दो मुझे अभी इतना तो कंफर्म याद नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना ऐड करना चाहूंगी, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है कि ठीक है इनको थोड़ा मतलब नॉलेज तो है। तो यही रहेगा सर। जैसे बातचीत हो रही थी मेरी और नीलम की, तो उससे भी एक चीज का है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से हो अपना पीएचडी का टॉपिक वहां पे मेंशन कर रहे हो, हाँ। तो उसको बहुत अच्छे से तैयार करके बहुत अच्छे से करके, क्योंकि पूरा जो नीलम का इंटरव्यू लगभग माने हाँ मतलब 60 मान सकते हैं, 50-60% है वो पीएचडी के टॉपिक पे गया है। हाँ। तो वो अच्छा तैयार करके जाना। कई बार आपका ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है, सर हम पीएचडी को मेंशन करें या नहीं करें। तो इंटरव्यू होता है वो बिना लगाम के घोड़े की तरह होता है, वो किस तरफ दौड़ना स्टार्ट कर दे पता नहीं, लेकिन यदि इंटरव्यू का टॉपिक दोगे तो कम से कम उसकी लगाम आपके आधी पड़ती तो आपके हाथ में रहेगी। तो आप इंटरव्यू टॉपिक बढ़िया तैयार कर लो, आपको पता है तो उसको बढ़िया तैयार कर लो। सेकंड चीज, एक मैंने निष्कर्ष ये निकाला, जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट है उनसे बातचीत करता हूं, अभी नीलम से हो रही थी, तो इससे कि आप अपना जो सिलेबस है उसको बढ़िया तरीके से देख के जाना, क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके हाथ में सिलेबस रहता है और वो सिलेबस में से पूछते हैं कि हाँ चलो ये पूछ लेते हैं। मोस्टली ये भी हो रहा है कि इंटरव्यूअर है वो बाहर से आ रहे हैं, तो उनको तो सिलेबस देना ही पड़ता है, सिलेबस देना ही पड़ता है, ऐसे वो कहीं से नहीं पूछेंगे। तो आप अपने सिलेबस को और सिलेबस को गहराई तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसका हर एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि अच्छा ये दो लाइन पता हो आपको सारे टॉपिक्स, इन चीजों का ध्यान देना है। बाकी घबराना बिल्कुल है नहीं। हाँ। और पहले जैसे इंटरव्यू से पहले नीलम ने एक बात बताई कि मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मेरे फिंगरप्रिंट वगैरह इनको चेक किया। आप ईमानदार हो तो किस चीज का घबराना यार, किसी को कोई एजेंसी बुलाए कुछ भी बुलाए वो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है आप जांच कर लीजिए, आप जो भी ये चीजें, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, वहां पे इन चीजों से आप है बिल्कुल, मतलब अदरवाइज उनको लेके वहां पे घबराहट आपको अननेसेसरी, वहां पे आपको पैनिक होने की आवश्यकता है नहीं। तो बाकी अब क्या कहोगे इन बच्चों को जो जा रहे हैं, अभी कल ही इंटरव्यू है जिनका, आगे इंटरव्यू उनको? मैं तो यही कहूंगी अभी आप अपना आप पर फोकस रखो, कोई मतलब बस ये है कि आप जिस भी सिचुएशन में जाओ बस कूल रहना है, अच्छे से इंटरव्यू देना है, और सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होने वाला है, कोई ये नहीं कह सकते आप बार बार लोगों से पूछोगे कि इसका कैसा रहा उसका कैसा रहा आपके सब्जेक्ट में, या किसका बोर्ड है क्या है, क्योंकि आप तो बोर्ड चेंज नहीं कर सकते सर वहां पर जाके, है ना। कुछ बच्चे वहां पर यही पूछते रहते हैं किसका बोर्ड आया किसका, अब मान लो उनको डर हो, जैसे किसी भी सर का डर हो, मैं तो जैसे जानती नहीं थी ज्यादातर लोगों को, तो मेरे को तो नहीं था, तो जैसे कुछ लोग वहां बोल रहे थे कि आयुब खान सर का तो नहीं है, कोई बोल रहा था कि केसरी सर का तो नहीं है, तो वो उनका डर था कि इन लोगों का नहीं आना चाहिए या जो भी है, तो हाँ कि मतलब आप मत सोचो, आप पूछो ही मत किसी से कि किसका बोर्ड आने वाला है क्या है, कौन इंटरव्यूअर है क्या है, आप अपना रिलैक्स होके जाओ, आपको 100% देना। आप पहले से ही डर गए कि उन सर का बोर्ड है तो ये तो खतरनाक ही पूछेंगे, तो फिर आप नहीं अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे पाओगे। तो वो मैं कहूंगी कि जिसका भी बोर्ड हो सब आपसे पोलाइट बिहेव करेंगे, सब चाहते हैं कि आप आंसर करें, तो बहुत अच्छे से दे के आओ और पहले से माइंड सेट करके मत जाओ। मेरा तो बस इस पूरे जर्नी में यही रहा है कि पहले से आप माइंड सेट करके मत जाओ, आपको जो सिचुएशन वहां पे दी जाए उसको हैंडल करो अच्छे से, बस ये है मेन तो। और आप सभी के लिए बहुत ज्यादा विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आओ और आप सब सेलेक्ट हों, यही हमारी दुआएं। अपनी यूनिवर्सिटी ऑलवेज आपके साथ है हर कंडीशन में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और नीलम आपको अनंत शुभकामनाएं, और जल्द ही अपन आपकी सफलता का इंटरव्यू और करेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मिलते हैं अपन, और आपको इस तरीके की चीजें हैं वो बताई जाएंगी गाइडेंस के लिए, और अदर स्टूडेंट हैं उनके इंटरव्यू का जो भी अनुभव है वो भी आपके साथ साझा किया जाएगा। आपको ये कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।